नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नए एटीएस चीफ की नियुक्ति कर दी गई है। एडीजी नवीन अरोड़ा को यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की कमान सौंप दी गई है। आईपीएस जीके गोस्वामी की जगह अब नवीन एटीएस का कार्यभार संभालेंगे। इसके अलावा अमिताभ यश के पास से एटीएस के चार्ज को हटा दिया गया है। अब अमिताभ यश एसटीएफ की ही जिम्मेदारी संभालेंगे। तो यूपी में नए एटीएस की कमान जो है वो सौंप दी गई है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। नितिन, उत्तर प्रदेश में नए चीफ जस्टिस की जो अगर हम बात करें, नए चीफ की नियुक्ति की गई है, एटीएस चीफ की नियुक्ति कर दी गई है। इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए नितिन लाइव जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार अब आगे सरकार ने उन पर भरोसा जताया है, तो क्या माना जाए? बिल्कुल कनका जी, आपको बताना चाहूंगा कि यह पूरा मामला जो है वह गोरखपुर मंदिर से ही रिलेटेड है, क्योंकि जिस तरह पीएसी जवानों पर हमला हुआ उसको देखते हुए यह सख्ती का रुख अपनाया गया है। वहीं अमिताभ यश जो एटीएस चीफ हुआ करते थे उनको एसटीएफ अपर महानिदेशक के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ नवीन अरोड़ा जो एटीएस चीफ बनाए गए हैं और उनको जब पदभार दिया गया है। आपको सबसे अहम बात बताना चाहूंगा, जो अमिताभ यश है ये विकास दुबे इनकाउंटर में अहम रोल रखते थे 2020 में, तभी इनको ये बरकरार थे। लेकिन जो मामला गोरखपुर मंदिर का हुआ है, गोरखधाम मंदिर के बाहर पीएसी जवानों पर हमला हुआ, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक सख्त रुख अपनाया है। और जिस तरह से उनका हंटर चल रहा है लगातार वह बरकरार है। और आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से वहां पर जो मामला हुआ था उस पर काफी सख्ती से पेश आए। और नवीन अरोड़ा जो काफी उनके करीबी बताए जा रहे हैं, अब उनको एटीएस की कमान सौंप दी गई है, बना दिए गए और जल्दी इसके पीछे कई टीम लगा दी गई है और इस पे पड़ताल की जा रही है आखिर इसमें कौन कौन से लोग लिप्त हैं और उनको भी कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से यह घटना थी, काफी बड़ी घटना बताई जा रही थी कि गोरखधाम मंदिर पे हमला होता है और उसमें क्या किसका रोल है और सबसे अहम भूमिका किसकी है, तो इनके पीछे कहीं ना कहीं पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा जल्द से जल्द। इसीलिए नवीन अरोड़ा को एटीएस चीफ बनाया गया है। जी बिल्कुल, वहीं अगर हम बात करें तो एसटीएफ की जिम्मेदारी अमिताभ यश को दे दी गई है। इनकी अगर हम बात करें तो क्या लगता है? बिल्कुल कनका जी, ये बताना चाहूंगा कि अमिताभ यश जो थे वो मैंने आपको पहले बताया कि 2020 में विकास दुबे जो एनकाउंटर था उसमें स्पेशलिस्ट माने गए थे, इनके ही द्वारा ये एनकाउंटर हुआ था। तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय थे और ये काफी हाईलाइट हुए थे। उसके बाद इनको एटीएस कमान संभाल रहे थे। लेकिन यह जो बहुत बड़ी चूक हुई गोरखधाम मंदिर को लेकर, इससे काफी नाखुश हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और इसलिए वह नवीन अरोड़ा को इनकी जगह बैठा दिया है। और जिस तरह से जो जांच चल रही है उस पर भी देखा जा रहा है। मगर आपको बताना चाहूंगा कि अमिताभ यश का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा माना जाता है, काफी तेज तर्रार बताए जाते हैं, इन्होंने काफी अच्छा रोल किया। अब एसटीएफ अपर महानिदेशक का जो रोल उनको मिला है उस पर कितना खड़े उतरते हैं, सबसे अहम बात होगी। जी बिल्कुल नितिन, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हर रोज डेवलपमेंट वर्क और कई अन्य कारणों से भारतीय रेलवे सैकड़ों ट्रेन रद्द कर देता है, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। भारतीय रेलवे ने आज 143 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जबकि 11 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल भी किया गया है। इसके अलावा 20 ट्रेनों को डाइवर्ट एवं 4 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है। ऐसे में अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही चेक कर लें कि जिस गाड़ी से आपको यात्रा करनी है वो कैंसिल है या लेट तो नहीं। सफर से पहले यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 के जरिए भी ट्रेनों से जुड़ी अपडेट्स ले सकते हैं। इन ट्रेनों में यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों की एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेनें और स्पेशल गाड़ियां शामिल हैं। ऐसे में ट्रेन में सफर करने से पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एनटीईएस मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डाइवर्ट और रीशेड्यूल की जानकारी भी हासिल की जा सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ बैठक में कुछ अधिकारियों ने कई राज्यों द्वारा घोषित लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जताई है और दावा भी किया है कि वे आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है और वे उन्हें श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकते हैं। ये बात सूत्रों से सामने आई है, जहां पर मोदी ने शनिवार को 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने शिविर कार्यालय में सभी विभागों के सचिवों के साथ 4 घंटे की लंबी बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा केंद्र सरकार के अन्य शीर्ष नौकरशाह भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान मोदी ने नौकरशाहों से स्पष्ट रूप से कहा कि कर्मियों के प्रबंधन की मानसिकता से बाहर निकलकर अधिशेष के प्रबंधन की नई चुनौती का सामना करें। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने प्रमुख विकास परियोजनाओं को नहीं लेने के बहाने के तौर पर गरीबी का हवाला देने की पुरानी कहानी को छोड़ने और उनसे एक बड़ा दृष्टिकोण अपनाने के लिए भी कहा है। हर दिन केंद्र सरकार पर सीबीआई और ईडी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहा है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार मीडिया की मॉनिटरिंग करती है और क्या कुछ कहा सीएम गहलोत ने, आपको सुनाते हैं। इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के छापे लड़ते हैं। पूरा मीडिया, कुछ लोग छोड़ दो, वो पूरा मीडिया देश में इनके दबाव में है, प्रदेश में के दबाव में है। ये लोग प्रदेश तक की मीडिया की मॉनिटरिंग करते हैं लोग, वो लोग हैं ये लोग। और पूरा होम मिनिस्ट्री में तो प्रकोष्ठ बन गया एक प्रकार से, वो पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है कौन मीडिया क्या कर रहा है, उसी ढंग से बिहेव करता है। अब भास्कर देखिए आप, वो निष्पक्ष चल रहा था तो 20 जगह उसके जगह छापे पाड़े, पूरे देश के अंदर 20 जगह छापे डाले उसके बाद में लोग बदल गया उसका। तो अब वो एक तरफ अंग्रेजी चलने लग गया। पहले निष्पक्ष था और अब वो प्रो बीजेपी चल रहा है। ये हालात जब रहेगी, डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी, कहाँ डेमोक्रेसी रहेगी, कहाँ संविधान की रक्षा होगी, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने पुटअप कर रहा हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश कह रहा है। जितने अब आर्टिकल पढ़ोगे देश के अंदर, इंटेलेक्चुअल के, लेखकों के, वो तमाम लोग एक ध्वनि बोल रहे हैं, तमाम लोग एक ध्वनि बोल रहे हैं, अखबारों के अंदर भी, और ये वायर और प्रिंट और जो भी प्लेटफॉर्म बन गए हैं उन सब में आर्टिकल आ रहे हैं। पर कब तो थक जाते बेचारे वो, क्योंकि हम थक गए। हम तो कई ऐसे लेखक हैं जहाँ कब तक लिखते रहेंगे, ये परवाह नहीं कर रहे हैं। परवाह क्यों करेंगे? फासिस्ट लोग हैं, इन्हें कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर। उच्चतम न्यायालय लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने की चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। चीफ जस्टिस एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की विशेष पीठ ने 30 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार को आशीष की जमानत रद्द करने के मामले में एसआईटी की जांच की निगरानी कर रहे एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की 2 रिपोर्ट पर 4 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि निगरानी न्यायाधीश ने मामले में आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई है जमानत को रद्द करने के लिए राज्य सरकार को पत्र भी लिखा था। पीठ ने कहा था कि एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निगरानी न्यायाधीश के 2 पत्र भेजे हैं, जिसमें उन्होंने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए राज्य को लिखा था। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। अमृतसर के ऐतिहासिक रामबाग में स्थित प्रसिद्ध सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह का समर पैलेस आखिरकार 14 साल के संरक्षण कार्य के बाद जनता के लिए खोल दिया गया। इस जगह को अब कंपनी बाग के नाम से भी जाना जाता है। ये महल वर्तमान में पंजाब सरकार के विरासत और पर्यटन विभाग के अधिकार में है। यहाँ एक संग्रहालय बनाया गया है जिसमें महाराजा रणजीत सिंह के समय की तलवारें, कटार और राइफल सहित कुछ कलाकृतियों और दूसरे हथियारों को जनता के लिए प्रदर्शित किया गया है। हर गैलरी के अंदर पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में मल्टीमीडिया टच पैनल भी लगाए गए हैं, जहां से सैलानी संबंधित गैलरी में रखी गई कलाकृतियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
समर पैलेस के प्रवेश द्वार पर दरबारियों के साथ महाराजा रणजीत सिंह की उनके सिंहासन पर बैठी हुई मूर्ति भी लगाई गई है। इस जगह पर कलात्मक रूप से नक्शादीर छतें भी लगाई गई हैं, जो समर पैलेस के आकर्षण को और ज्यादा बढ़ाती हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान शेयर बाजार भारी बिकवाली का शिकार हो रहा है और औसत रिटर्न दे पाने में कामयाब हुआ है। हालांकि इस दौरान भी कई स्टॉक्स ने जबरदस्त परफॉर्म किया है और इन्वेस्टर्स को मल्टीप्लायर रिटर्न भी दिया है। टाटा समूह की कंपनी का स्टॉक भी इन्हीं में से एक है। हाल ही में NSE पर लाइफ टाइम हाई का नया रिकॉर्ड बनाने वाले इस स्टॉक ने महज 8 महीने में इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है। बीते 1 साल की बात करें तो इस दौरान टाटा एलेक्सी स्टॉक ने 3 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। NSE पर बीते दिनों इस स्टॉक ने 9,420 रुपए का नया लाइफ टाइम हाई बनाया है। पिछले सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को कारोबार समाप्त होने के बाद ये स्टॉक 8,915 रुपए पर बंद हुआ था। महज 8 महीने पहले यानी 5 अगस्त 2021 को स्टॉक 4,264.55 रुपए पर रहा था। इस तरह देखें तो इन 8 महीनों में इस स्टॉक ने 109% से ज्यादा की छलांग लगाई है। यानी 8 महीने पहले स्टॉक में अगर इन्वेस्ट किया गया होता तो आज वह डबल से भी ज्यादा हो जाता। नवरात्रि का पावन पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, यानी आज मां के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जानिए कैसे मां चंद्रघंटा की पूजा करें और क्या है इस पूजा का महत्व, देखिए इस रिपोर्ट में। पूजा शुरू करने से पहले देवी के स्थापित मूर्ति को गंगा जल, केसर और केवड़े से स्नान कराएं। इसके बाद देवी को सुनहरे रंगों के वस्त्र चढ़ाएं और उसके बाद देवी को कमल और पुष्प की माला अर्पित करें। भोग के लिए मिठाई, पंचामृत और मिश्री रखें। इसके बाद आप दुर्गा चालीसा, स्तुति या सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब धर्मों का आतंक बढ़ने लगा तो मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का स्वरूप लिया। महिषासुर नामक राक्षस देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त कर सुरलोक पर राज करना चाहता था। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हुए और इस परेशानी के हल के लिए देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सहायता मांगी थी। इस बात को सुनकर तीनों देवताओं को क्रोध आ गया था और क्रोध की वजह से उनके मुंह से जो ऊर्जा निकली थी उससे देवी प्रकट हो गई थी, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया और इसी प्रकार अन्य कई देवी देवताओं ने मिति के अस्त्र सौंपे और इसके साथ ही देवराज इंद्र ने देवी को ये घंटा दिया था। इसके बाद मां चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची थी। मां का ये रूप देखकर महिषासुर को एहसास हो गया था कि अब उसका काल नजदीक आ गया है। महिषासुर ने मां से बचने के लिए उन पर वार करने की कोशिश की, जिसके बाद मां ने महिषासुर का वध कर दिया था और सभी देवी देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाने वाले गाजियाबाद स्थित डास्ता देवी मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंह आनंद ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित हिंदू महापंचायत में कहा कि यदि देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो देश का 20 से 50% हिंदू का धर्मांतरण हो जाएगा। यति नरसिंह आनंद हरिद्वार महापंचायत मामले में जमानत पर हैं। यति नरसिंह आनंद ने रविवार को कथित तौर पर कहा है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना तो 20 साल से 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। दिल्ली प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित हिंदू महापंचायत को संबोधित करते हुए नरसिंह आनंद ने कथित तौर पर हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए हथियार उठाने की भी नसीहत दी। ये महापंचायत बुराड़ी मैदान में उसी संगठन ने आयोजित की थी जिसने पूर्व में इसी तरह के कार्यक्रम हरिद्वार और दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किए थे, जहां कथित तौर पर
मुस्लिम विरोधी नारे भी लगाए गए थे। बुराड़ी मैदान में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में हिंदू श्रेष्ठता की भावना रखने वाले कई नेता शामिल हुए। नरसिंहानंद हरिद्वार की घटना को लेकर के इस समय जमानत पर हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 में या वर्ष 2034 या फिर वर्ष 2039 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर एक बार मुस्लिम प्रधानमंत्री बना तो अगले 20 साल में 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा, 40% की हत्या कर दी जाएगी और बाकी बचे 10% या तो शरणार्थी शिविरों में होंगे या दूसरे देश में होंगे। सोशल मीडिया पर महापंचायत के आए वीडियो में नरसिंहानंद कथित तौर पर कहते सुनाई दिए हैं कि यह हिंदुओं का भविष्य होगा। अगर आप इस भविष्य से बचना चाहते हैं तो मर्द बनो और हथियार उठाओ। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र जांच नहीं की गई है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स को अपने पुराने प्लेयर सुरेश रैना की कमी जरूर खल रही होगी। इसका कारण है कि चेन्नई टीम की मौजूदा सीजन में हालत खराब हो गई है। उसने शुरुआती 3 मैच हारे हैं। रविवार को चेन्नई टीम की रनों के लिहाज से आईपीएल की अपनी दूसरी सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी है। मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 8 विकेट पर 180 रन बनाए थे। जवाब में चेन्नई टीम 18 ओवर में ही 126 रनों पर सिमट गई। इस तरह चेन्नई टीम 54 रन से ये मैच हार गई। ये आईपीएल में चेन्नई की दूसरी बड़ी हार है। सीएसके की सबसे बड़ी हार 2013 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ रही थी। तब चेन्नई टीम को 60 रन से हार झेलनी पड़ी थी। फैंस को अब डर है कि कहीं चेन्नई टीम की हालत 2020 आईपीएल सीजन की तरह ना हो जाए। उस सीजन में चेन्नई टीम ने 14 में से सिर्फ 6 मैच ही जीते थे और नीचे से बात करें तो दूसरे यानी 7वें नंबर पर रही थी। उस सीजन में भी किसी घरेलू वजह से सुरेश रैना आईपीएल में नहीं खेले थे। अब मौजूदा यानी 2022 सीजन के लिए चेन्नई फ्रेंचाइजी ने सुरेश रैना को रिटेन नहीं किया और ना ही मेगा ऑप्शन में खरीदा है। इस बार नीलामी में रैना को कोई खरीदार ही नहीं मिला। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि चेन्नई टीम में रैना बिनसब सून ही है। सुरेश रैना को मिस्टर आईपीएल भी कहा जाता है। देश में महंगाई का करंट लगातार लोगों को झटके दे रहा है। आज दिल्ली वालों के लिए सीएनजी के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं और ये 2.5 रुपए महंगी हो गई है। दिल्ली में सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और आज दिल्ली में सीएनजी के प्राइस 64.11 रुपए प्रति किलो बताए जा रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के रेट में भी बढ़ोतरी कर दी गई है और नोएडा में बीते 24 घंटे में 2 रुपए 8 पैसे की बढ़ोतरी सीएनजी के रेट में की गई है। उत्तर भारत में पारा तेजी से ऊपर जा रहा है। कई राज्यों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में हीट वेव की चेतावनी भी दे दी है। अगले 2 दिन में दिल्ली का तापमान 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर बिहार और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड में पिछले कई दिनों से अधिकतम तापमान में हो रही वृद्धि और लू से लोगों को आज यानी 3 अप्रैल को मामूली राहत मिलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के हीट वेव की संभावना जताई है। इसके अलावा 6 अप्रैल के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और मध्य प्रदेश में भी लू चलेगी। साथ ही हीट वेव का असर भी दिखाई देगा। वहीं इसको लेकर डॉक्टर्स ने भी लोगों से अपील की है कि पानी और ठंडी चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो नवाज शरीफ के लंदन स्थित कार्यालय पर रविवार रात हमला हुआ। इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। ये नवाज पर 24 घंटे के अंदर दूसरा हमला बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कल यानी रविवार को शरीफ के लंदन स्थित कार्यालय पर 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया था, जिनमें से कुछ ने फेस मास्क पहने हुए थे। वहीं हमलावरों और वहां मौजूद पीएमएल-एन कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए।
लंदन में दूसरी बार पूर्व पीएम नवाज शरीफ के कार्यालय पर करीब 20 लोगों में के एक समूह ने हमला किया। हमले के वक्त नवाज कार्यालय के अंदर मौजूद थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चीन के आर्थिक केंद्र शंघाई शहर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 9000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना के बढ़ रहे मामलों की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन के शहर शंघाई में लॉकडाउन के बावजूद भी एक दिन में 9000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर की पीक के बाद से ये सबसे अधिक एक दिवसीय बढ़त बताई जा रही है। वहीं बढ़ते मामलों के साथ ही शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब होने के साथ चीन के वित्तीय शहर शंघाई के अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि यहां लोगों को एडमिट करने के लिए भी जगह नहीं बची है। हालात पर काबू पाने के लिए चीनी सेना के 2000 से अधिक चिकित्सा कर्मियों को शंघाई भेज रही है ताकि मरीजों का इलाज हो सके। चीन में सबसे ज्यादा संक्रमण में बढ़त शंघाई में ही देखा जा रहा है। यहां हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं संक्रमण की चेन को रोकने के लिए लॉकडाउन के कारण लाखों लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो बीते रविवार यहां संक्रमण के 438 नए मामलों की पुष्टि हुई थी। इसके साथ ही 7,788 ऐसे संक्रमितों का पता चला है जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं थे। आपको बता दें कि शंघाई में 2.6 करोड़ की आबादी 2 चरणों में लॉकडाउन का सामना कर रही है। तो लगातार चीन में अगर हम बात करें तो कोरोना के मामले जो हैं वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते चीन में पूरी तरीके से लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। लेकिन बावजूद उसके एक दिन में 9000 मामले जो हैं वो सामने आए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज।